हेलो एवरीवन, मैं अनामिका विद्यार्थी वरियर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम साइकोलॉजी के एक प्रमुख टॉपिक व्यक्तित्व से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को हल करेंगे। इसके पहले हमने जो वीडियो दिया था उसमें व्यक्तित्व टॉपिक को डिटेल में कवर कराया था और अब हम उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस को कर लेंगे, जिससे आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, सीटेट हो, टेट हो, सुपर टेट हो, जो भी व्यक्तित्व से संबंधित क्वेश्चन आए उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकें। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, पर्सोना शब्द का अर्थ है मुखौटा, घड़ा, खिलौना, कोई नहीं। तो पर्सोना शब्द जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सा शब्द है? लैटिन भाषा का। और ये एग्जाम में आता भी है कि पर्सोना शब्द कहाँ से लिया गया है, तो ये लैटिन भाषा का शब्द है और पर्सोना का अर्थ होता है मुखौटा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पर्सनैलिटी शब्द किस भाषा का मूल शब्द है? हिंदी, अंग्रेजी, लैटिन, जर्मन। जो पर्सोना शब्द है वो लैटिन शब्द है और जो पर्सनैलिटी शब्द है वो अंग्रेजी शब्द है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे इंद्रिय सुख की इच्छाओं का भंडार गृह है? निम्नलिखित में से कौन सा हमारे इंद्रिय सुख की इच्छाओं का भंडार गृह है? अहम, परा अहम, सूक्ष्म अहम, इदम। तो अहम, ये जो इदम होता है वो हमारे इंद्रिय सुख की इच्छाओं का भंडार गृह होता है, क्योंकि ये किसी भी तरीके से अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, चाहे वो तरीका गलत हो अथवा सही हो। तो हमारे इंद्रिय सुख की इच्छाओं का भंडार गृह है इदम। तो यहाँ पर डी सही हो जाएगा। सेल्डन ने व्यक्तित्व को किस आधार पर वर्गीकृत किया है? शारीरिक संरचना, सील गुण, सामाजिकता, त्वचा और बालों का रंग। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सेल्डन ने व्यक्तित्व को शारीरिक संरचना के आधार पर वर्गीकृत किया है। पांचवा क्वेश्चन, निम्न में से किसने व्यक्तित्व को अंतर्मुखी बहिर्मुखी वर्गों में बांटा है? सेल्डन, जर्मन, यूंग, क्रैस्मर। तो यहाँ पर यूंग ने व्यक्तित्व को अंतर्मुखी और बहिर्मुखी वर्गों में बांटा है। ठीक है, और इनका एक कहा जाता है अंतर्मुखी व्यक्तित्व, बहिर्मुखी व्यक्तित्व और उभयमुखी व्यक्तित्व। तो इन्होंने, चाहे इनको युंग कहा जाए और कहीं कहीं पे नाम जुंग भी दे देता है, तो ये मनोवैज्ञानिक एक ही हैं, चाहे युंग आता है अथवा जुंग आता है। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं कहीं पे अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी भी होता है। तो इन्होंने सिर्फ दो वर्गों में बांटा था, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी। बाद के जो मनोवैज्ञानिक आए उन्होंने एक और वर्ग में बांटा, उसे कहते हैं उभयमुखी। तब ये तीन हो गया, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी व्यक्तित्व। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्न में से किसने शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व को बांटा है? यही सेम क्वेश्चन ऊपर था, थोड़ा सा घुमा फिरा के। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सेल्डन ने। व्यापारी, खिलाड़ी, राजनेता, अभिनेता, निम्न में से किस प्रकार के व्यक्तित्व के प्रारूप हैं? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी और सभी। तो जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं वो बहुत ही कम बोलते हैं, थोड़ा सीमित, अपने में सीमित रहते हैं और दूसरे से घुलते मिलते कम हैं। तो ये अंतर्मुखी तो होगा नहीं, उभयमुखी भी नहीं होगा, यहाँ बहिर्मुखी हो जाएगा। क्योंकि जो व्यापारी लोग होते हैं, खिलाड़ी, राजनेता, अभिनेता, ये बहुत ही खुले विचारों के होते हैं। तो व्यापारी, खिलाड़ी, राजनेता, अभिनेता, ये सारे बहिर्मुखी व्यक्तित्व के होते हैं। तो यहाँ पर बी सही हो जाएगा। आत्म केंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी। तो जो आत्म केंद्रित व्यक्तित्व के लोग होते हैं वो अंतर्मुखी टाइप के होते हैं, वो अपने में ही रहते हैं, वो समाज में घुलते मिलते बहुत ही कम हैं। तो यहाँ पर ए सही हो जाएगा। सिगमंड फ्रायड ने सबसे अधिक बल किस मूल प्रवृत्ति पर दिया है? रचना प्रवृत्ति, संख्या प्रवृत्ति, काम प्रवृत्ति, समूह प्रवृत्ति। तो सिगमंड फ्रायड ने सबसे अधिक बल काम प्रवृत्ति पर दिया है। तो यहाँ सी सही हो जाएगा। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक हैं वंशानुक्रम, वातावरण, वंशानुक्रम और वातावरण, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सी सही हो जाएगा। व्यक्तित्व को वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही प्रभावित करता है। वंशानुक्रमण जो होता है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, वो 80% होता है और वातावरण 20% होता है।
चेतन मन का अध्ययन किया जाता है मनोविश्लेषण विधि द्वारा, अवलोकन विधि द्वारा, साक्षात्कार द्वारा, आत्मकथा द्वारा। तो यहाँ पर जो चेतन मन है उसका अध्ययन मनोविश्लेषण विधि द्वारा किया जाता है। जो ये मनोविश्लेषण विधि दिया था वो सिगमंड फ्रायड ने दिया था और इसमें इन्होंने मन की 3 अवस्थाएं बताई थी। ठीक है, मन की कितनी अवस्थाएं बताई थी? 3 अवस्थाएं। एक तो अचेतन अवस्था, दूसरा अर्धचेतन अवस्था और तीसरा क्या बताया था? चेतन अवस्था। ठीक है, तो इन्होंने 3 अवस्थाएं बताई थी मन की और इसी प्रकार मन का विश्लेषण किया था। तो चेतन मन का अध्ययन मनोविश्लेषण विधि द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। समाज मिति विधि द्वारा अध्ययन करने से पता चलता है लोगों के आचरण का, बुद्धि का, सामाजिकता का, शारीरिक स्वास्थ्य का। समाज मिति विधि जे.एल. मोरेनो ने दिया था। ठीक, दिया था किसने दिया था? मोरेनो ने। तो इसके द्वारा हम सामाजिकता का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर सी सही हो जाएगा। यह करो, यह करो, यह ना करो कौन कहता है? तो यहाँ पर जो चेतन मन की 3 अवस्थाएं होती हैं, एक इदम, दूसरा अहम, तीसरा परा अहम। तो जो इदम होता है वो किसी भी तरीके से कार्य को करना चाहता है, चाहे वो तरीका गलत हो अथवा सही हो। और जो अहम होता है वो थोड़ा सा उसे बताता है क्या सही है, क्या मतलब थोड़ा कंफ्यूज रहता है। लेकिन जो परा अहम होता है वो सही और गलत एकदम एग्जैक्टली बताता है कि क्या सही है करना चाहिए और क्या नहीं सही है नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, परा अहम। क्वेश्चन नंबर 14, अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता है संदेही, संकालु, एकांत पर रहने वाले लोग, हंसी मजाक वाले लोग, नेतृत्व वाले लोग, उपरोक्त सही। तो जो बहिर्मुखी वाले लोग होते हैं वो ही हंसी मजाक करते हैं और वो ही नेतृत्व करते हैं, और जो अंतर्मुखी वाले लोग होते हैं वो थोड़े संकालु होते हैं, संदेही होते हैं, एकांत पर रहने वाले लोग होते हैं, वो दूसरों से घुलते मिलते बहुत कम है, उसमें सामाजिकता की प्रवृत्ति बहुत कम पाई जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता कौन है? सिगमंड फ्रायड। स्प्रेंगर ने व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा है? तो स्प्रेंगर ने व्यक्तित्व को मूल्यों के आधार पर 6 भागों में बांटा है। सैद्धांतिक व्यक्तित्व, सामाजिक व्यक्तित्व, आर्थिक व्यक्तित्व, राजनीतिक व्यक्तित्व, धार्मिक व्यक्तित्व और सौंदर्यात्मक व्यक्तित्व। तो इस प्रकार स्प्रेंगर ने व्यक्तित्व को 6 भागों में बांटा है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला प्रमुख घटक है प्रेरणा, योग्यता, एकाग्रता, वातावरण। यहाँ पर वातावरण सही हो जाएगा क्योंकि वातावरण के अंतर्गत ये सारे समाहित हैं। ठीक है, तो व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला प्रमुख घटक वातावरण है। क्वेश्चन नंबर 18वां, विद्यालय में बालक के व्यक्तित्व पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है? विद्यालय में, ठीक है, विद्यालय में बालक के व्यक्तित्व पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है? अध्यापक का, सहपाठी का, क्रीड़ा समूह का और पाठ्यक्रम का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्रीड़ा समूह का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। यहाँ नंबरिंग में थोड़ा गलत हो गया है, इसे 19वां होना चाहिए लेकिन ये 18वां है तो कोई बात नहीं। व्यक्तित्व का स्याही धब्बा परीक्षण निम्नलिखित में से किसकी देन है? वुडवर्थ, हरमन रोसा, स्किनर, फ्रायड। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हरमन रोसा ने स्याही धब्बा परीक्षण दिया था व्यक्तित्व का। आप लोग भी हमारे साथ क्वेश्चंस को करते चलिए, आंसर्स को लगाते चलिए ताकि आपको ये पता चले आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं और आपका कितना प्रिपेयर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 19, बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व होता है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी। तो जो बाल्यावस्था होता है उसमें बालक का व्यक्तित्व बहिर्मुखी होता है। ठीक है, उसमें बालक का व्यक्तित्व क्या होता है? बहिर्मुखी, क्योंकि बालक बाल्यावस्था में ही तो लोगों से मिलता है, जुलता है, एक दूसरे के साथ उठना बैठना पसंद करता है, उसी समय वो समाज में ज़्यादा घुलता मिलता है और उसमें नैतिकता भी उसी समय प्रवेश करती है। तो इसलिए यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारे मस्तिष्क का चेतन भाग है
हमारे मस्तिष्क का चेतन भाग है। तो जो हमारे मस्तिष्क का जो चेतन भाग होता है वो ओनली 10% होता है और जो अचेतन होता है वो 90% होता है। तो यहाँ पर चेतन मन होता है 1/10 भाग। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फ्रायड के अनुसार मन की संरचना का सही कोटि है। फ्रायड के अनुसार मन की संरचना का सही कोटि क्या है? इदम, अहम, अति अहम। ये जो अति अहम है इसी को परा अहम भी कहते हैं। तो इदम अहम, अति अहम, अति अहम, इदम अहम, इदम अति अहम, अहम, अहम अति अहम, इदम। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इदम अहम, अति अहम, मतलब इदम अहम, परा अहम। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? वर्तमान में सर्वोत्तम माना जाने वाला व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसकी देन है? बहुत सारे मनोवैज्ञानिक आए और उन्होंने अपने अपने तरीके से व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है, लेकिन वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा जो व्यक्तित्व के वर्गीकरण को इम्पोर्टेंस दिया जाता है वो है युंग जी का, जो कि अंतर्मुखी बहिर्मुखी व्यक्तित्व में इन्होंने बांटा था। लेकिन बाद के जो मनोवैज्ञानिक आए उन्होंने उसमें एक और ऐड कर दिया, उभयमुखी। तो युंग का व्यक्तित्व का वर्गीकरण इस समय सर्वोत्तम माना जाता है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व, बहिर्मुखी व्यक्तित्व और उभयमुखी व्यक्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्मन ने किस आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था? सामाजिकता के आधार पर, बुद्धि लब्धि के आधार पर, शारीरिक बनावट के आधार पर, विचारशीलता के आधार पर। तो यहाँ बी सही हो जाएगा। बुद्धि लब्धि के आधार पर इन्होंने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था। अब यहाँ एक परिभाषा है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट परिभाषा है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है। ठीक है, व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है। यह परिभाषा किसने दिया है? तो यह परिभाषा गिलफोर्ड ने दिया है। गुणों का समन्वित रूप और गिलफोर्ड, ये थोड़ा मिलता जुलता है तो आपको याद भी हो जाएगा। व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है। ऑप्शन नंबर बी गिलफोर्ड। व्यक्तित्व के आत्मज्ञान सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? गोल्डस्टीन, मैस्लो, शेल्डन, युंग। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज का ये सेशन आपको कैसा लगा और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। दोस्तों अगर ये वीडियो आपके लिए ज़रा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे वो सीधा आप तक पहुँचेगा।